बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ फरीद काकड़। नाज़रीन, ईद के दिन जो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं वो अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, क्योंकि ये ईद का तीसरा दिन है और आज की शाम जो है वो आज की शाम से ही ईद का इख्तिताम होगा। लेकिन हमने सोचा कि जाते जाते जो ईद की खुशियाँ हैं और ईद की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसको जारी रखें, और बाकी जो 2 दिन में हमारी ट्रांसमिशन जारी रही है उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज भी हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। और इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शफकत शेख साहब ने, साबिक DG हेल्थ मिनिस्ट्री में साबिक DG रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट है पंजाब हेल्थ कमीशन में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वेलकम टू JNN। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए इख्तियार वली खान साहब, सूबाई तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इख्तियार भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू JNN। मलिक अजमत साहब मेरे राइट साइड पे बैठे हैं, साबिक स्टेट मिनिस्टर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मलिक साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और म्यूज़िक के ऊपर जो है बात करने के लिए और हमें गाना सुनाने के लिए अमीन अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाए। अमीन साहब सिंगर हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर चुके हैं। अमीन साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग में डॉक्टर शफकत साहब, डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोरोना का ये जो इशू चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इस एक ऐसे इश्यूज़ में जब पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट वॉरियर हैं, वो फ्रंट पे जाके लड़ रहे हैं, तो आज आपने ईद की खुशियाँ जो आपने अपने घर वालों के साथ गुजारी, आपकी ईद की एक्टिविटीज़ कैसे जारी रही हैं? क्या आप घर वालों के साथ आपने वक्त गुजारा या आप हॉस्पिटल में थे, या बाकी क्या एक्टिविटी रही है आपकी ईद के दौरान? बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि इंग्लिश में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन टू क्योर। मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं आया मास्क पहन के तो देखा कि मेरे सब कोलीग्स ने और सब स्टाफ ने मास्क पहना हुआ। मास्क उतार के इसलिए बात करूँ थोड़ी सी वाज़ा बात हो सके। पहली दफ़ा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इतना अच्छा आया कि लोगों ने उसको वेलकम भी किया और उस पर अमल भी किया। SOPs जो बनाए गए थे उसकी वजह से आज हम चौथे नंबर पे हैं दुनिया में। तो जो कोविड-19 है वो एक ऐसी मेडिकल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आई जिसको आवाम ने बड़ी खंदा पेशानी से न सिर्फ ये है कि रिसीव किया बल्कि अच्छा रिस्पांस भी दिया। अच्छे रिस्पांस की वजह से हम बड़े सेफ रहे। सेफ्टी सिक्योरिटी ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें करना चाहिए। 4-5 चीज़ें अगर वो कर लें तो ना खर्चा है और ना ही बीमारी है। और ना ही बीमारी और ना ही खर्चा मीन्स हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी। तो मेरा मैसेज भी यही है कि हमने कोविड-19 के तहत ईदें तो बचपन से मनाते हैं, खुशियाँ तो बचपन से, जिंदगी एक दफ़ा मिली है। जब आप सेफ हो जाते हैं ना तो फिर रस्ट लाइफ इज टू खुशियाँ जो है वो फिर जारी रहती है। ठीक है जी। इख्तियार वली खान साहब आप ये बताइए कि क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है, तो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर और जो ईद मिलन पार्टीज़ वगैरह जो लोग आपसे ईद मिलने आते हैं तो उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा? ईद की जो ये 2-3 दिन आपने कैसे गुजारे? बहुत शुक्रिया। ऐसा है फरीद खान कि हमारी तकरीबन मेरे को 30 साल का मेरा कैरियर हो चुका और गुज़श्ता 20 सालों से हमारी ये एक हमारी रूटीन होती है। सुबह हम नाश्ते पे इकट्ठे होते हैं, दोपहर को खाने पे इकट्ठे होते हैं, शाम की चाय, फिर रात के खाना, तो वो सारा दिन हमारा एक साथ गुजरता होता है। लेकिन ये दूसरी ईद थी कि इस पे एज सच कुछ नहीं था। ईद उल फितर भी जो इसकी रौनक होती थी पहले वो कोरोना की वजह से मांद पड़ गई है। और लेकिन हम समझते हैं कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस ईद पे हमने तो डेडिकेट की थी ये ईद अपने उन जानसार साथियों के लिए जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं, जो नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बग़ैर हथियार के फ्रंट लाइन पे जाके कोरोना से लड़ने निकल गए थे। उस वक़्त जब इनके पास ये इक्विप नहीं थे मुकम्मल तरीके से, इवन मास्क इनके पास नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, लेकिन ये लोग चल पड़े और इस कौम की खातिर और कौम की ज़िंदगी की खातिर जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, हमने तो अपनी ईद इनके नाम कर रखी है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इनको अपने डॉक्टर्स पे, अपने नर्सेस पे और पैरामेडिक्स पे हम फ़ख्र करते हैं। कोरोना ने हमारी जिस तरह बाकी ज़िंदगी को, बिज़नेस को
और हमारी मीशत को ख़राब किया है, डिस्टर्ब किया है। इसी तरह हमारा जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, ईद मिलन पार्टियां हुआ करती थी वो नहीं हो रही, जलसे होते थे वो नहीं हो रहे, सारे मामला जो हैं वो मांग पड़ गए, लेकिन वी आर होपफुल, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है, जिंदगी रही, जिंदा रहे तो अल्लाह अच्छे दिन भी। जी ज़रूर इंशाल्लाह। मलिक अहमद साहब, आप भी चूँकि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और जिस इलाके से आप हैं तो वो आपको और इख्तियार वली खान साहब को तो ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल वर्कर के साथ मिलना एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक्टिविटी है ईद की। तो इस बार आपकी ईद कैसे गुजरी है कोरोना की इस लहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को और GNN न्यूज़ के थ्रू तमाम पाकिस्तानियों को, भाई बहनों को और समंदर पार पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। मैं जिस तरह इख्तियार वली साहब ने बात की, सेम सिचुएशन हमारा ये होता है कि ईद के नमाज हमने पढ़ी तो फिर उसके बाद जो कुर्बानी के बाद लोगों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, रिश्तेदारों का, फिर दोस्तों का, फिर वर्कर्स का, वोटर्स, और हज़ारों की तादाद में लोग डेरे पर आकर ईद मिलते हैं। हम भी अपने बड़ों से जाकर मिलते हैं और एक ये खुशी होती है, वो लोग जिनको आप पूरा साल नहीं देखते या एक ईद से लेकर दूसरी ईद तक नहीं देखते, ये ईद का दिन होता है कि उसको आप देख लेते हैं, मिल लेते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी नौकर पेशा बंदा हो, चाहे वो जहाँ भी हो। तो इवन जो मुल्क से बाहर होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे टेलीफोन पर हेलो हाय हो जाती है, ईद मुबारक हो जाती है। तो ये एक जो सिलसिला है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये ईद उल फितर पे और इस ईद उल अज़हा पे ये महसूस किया गया, मतलब हमने भी महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से एक आदत है कि ईद आएगी तो हम सबसे मिलेंगे, खुशियाँ होंगी, एक दूसरे से गले मिलेंगे। तो इस पे वो नहीं हो रहा, वो कमी महसूस हो रही है। लेकिन मैं फिर एक बात करूँगा कि पूरी कौम के लिए कि अल्लाह करे इंशाल्लाह इस ईद में ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ये कोरोना का जो मसला है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं हालात, रोज़ बरोज़ ये चीज़ कम होती जा रही है। तो अगर हमने आज थोड़ा सब्र किया और तो थोड़ा SOPs को फॉलो किया, तो ये है कि इंशाल्लाह आने वाली ईदी जो हमारी होंगी वो फिर बहाल हो जाएंगी जी, इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे। तो ये है कि एक मुश्किल वक्त से, एक इम्तिहान से कौम भी गुज़र रही है, हम सब गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया गुज़र रही है। और मेरा मतलब कि ये SOPs सिर्फ ईद के दिनों में नहीं, बल्कि ईद से आज से पहले जो ईद के लिए शॉपिंग हो रही थी उसमें भी ज़्यादा मैं चाह रहा था, मेरी सोच थी कि हमें रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। गैर ज़रूरी घर से निकलना, गैर ज़रूरी बाज़ारों के अंदर जाकर शॉपिंग करना, ये मैं ठीक नहीं समझता इस चीज़ को। जो इंतहाई ज़रूरी है उसके लिए घर से एक बंदे को चुना जाए और उसको तमाम SOPs और फैसिलिटीज़ फराहम करके भेजा जाए और चीज़ें लिख कर जाए। आजकल तो आपके पास व्हाट्सएप भी है, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर वीडियो, फोटो भी, लाइव भी आप परचेस देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी। लेकिन बहरहाल अल्लाह हमारी मदद करे जी। और जो मैं इस वक्त खैराजी तहसीन पेश करूँगा, मैं सलूट पेश करूँगा वो डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को, जिनको हुकूमत की तरफ से इस कोरोना के रोकने के लिए जो हथियार चाहिए थे, जो सहूलियात चाहिए थी, जो फंड्स चाहिए थे, मास्क से लेकर और वेंटिलेटर तक, वो ना होने के बराबर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर भी उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, वो पीछे नहीं हटे। मेरा ख्याल है ये भी इतना ही बड़ा मोर्चा है जितना हमारा फौजी जब बॉर्डर पे लड़ता है।
یہ بھی موت کے ساتھ ہی لڑنا ہے. لیکن کئی ڈاکٹرز اس میں شہید بھی ہو گئے, کئی نرسز بہنیں شہید ہو گئی. ان سب کو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے, اور انشاءاللہ وہ جنت جائیں گے, ہماری امید ہے اللہ سے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے گا. جی بالکل, جب بھی اچھے دن آئیں گے تو ان کو ضرور خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا, ان کو یاد رکھا جائے گا. امین عباس صاحب, عموماً ہوتا یہ ہے کہ عید کے دنوں میں سنگر جو ہے وہ کنسرٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے پرفارم بھی کرتے ہیں, تو عید کی خوشیاں جو ہے وہ ظاہر بات ہے جہاں تمام شعبہ زندگی ڈسٹرب ہے تو ظاہر سی بات وہاں پہ سنگنگ کی شعبہ ہے. تو آپ کی عید کیسے گزری, اس بار کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں آپ کی عید کے دوران؟ دراصل یہ ہے کہ جب پہلے ہم عید مناتے تو ہمارے جتنے بھی ہمارے شو تھے آؤٹ سٹی آؤٹ آف کنٹری میں زیادہ شوز دیتے ہم لوگ. عید پہ بہت مزہ آتا تھا کیونکہ عید بھی گھر ہی تھے ہم لوگ, تو عید پہ بھی کوئی ایسی نہیں ہماری مصروفیات نہیں ہے کرونا کی وجہ سے. آج کل تو ویسے ہی شوبز تو ویسے ختم ہوا ہے, تو جو باقی کسر ہے وہ آپ کے خیال میں کرونا نے پوری گئی؟ کرونا نے پورا کر دیا جی سارا. ٹھیک ہے جی, لیکن آج ہم آپ کو ضرور موقع دیں گے کہ آپ کیا ایٹ لیسٹ پرفارم کر سکیں. میں شکر گزار ہوں جی انشاءاللہ آج بہتر ہوں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کرونا سے نکل آتے ہیں کیونکہ عید کا شو ہے, ہم کوشش کریں گے کہ باقی ایشوز کے اوپر بات کریں. عید میں عید دوران موسٹلی ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے باربیکیو اور باقی جتنے بھی ڈشز ہیں وہ کھاتے, پھر عید کے تیسرے چوتھے دن بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کھانوں کا کیا اسٹیٹس ہے, اوپر ذرا بات کریں. جو بیماریاں ہیں کھانے سے ریلیٹڈ یا عید سے ریلیٹڈ, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی, I beg to disagree with you. ہماری پولیشن میں 63% یوتھ ہے, اور یوتھ بڑا میڈیا سے انسپائر ہے, سوشل میڈیا سے اسپیشلی, اور ان کی ایٹنگ ہیبٹس ایز کمپیئر می ایز اے فادر, جسٹ ٹیکنگ مائی ایگزامپل, چینج ہو گئی آل ٹوگیدر. سال کے اوپر گھی کر رہا ہو تو دے ڈونٹ ایٹ اٹ ایون اف اٹس ڈیلیشیس. اتنی اویئرنیس آ گئی, تھینکس اگین ٹو میڈیا. اتنا میں نے اویئر کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کوئی ڈائٹس کے نام رکھنا ہے کہ کرب نہیں لینے, کیا لینا چاہیے, پروٹینیس ڈائٹ لینی, اور صرف پروٹین. اس کے لیے لیبر کے لیے جو یوتھ ہے جو زیادہ کنزیوم کر رہا ہے یا آبادی کا زیادہ حصہ, وہ تو پروٹین بھی ڈائٹ لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو گئے. اب آپ سارے کا سارا بکرا سے برتے ہیں اور غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں. گھر میں بہت تھوڑا سا وہ جو اسلامک ہے نا ریچولز, اس پہ واپس آ گئے ہیں. 3 حصے کر, اور جو تیسرا حصہ ہے وہ میاں بیوی کھائیں گے, وہ بچے نہیں کھائیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب جہاں تک آپ نے ڈائٹ بات کی, ویسے آپ ڈاکٹر آپ کو زیادہ سمجھ, لیکن میٹ وغیرہ تو زیادہ کنزیوم کیا جاتا ہے ڈائٹنگ کے دوران, اور اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال سے 3 حصے بانٹنے وہ بھی آپ گھر میں کرنے پڑیں گے. نہیں, وہ دیکھیں میں بتاتا ہوں, جو غریب ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے جو آپ دیکھیں پاورٹی لائن سے نیچے ہماری غربت کی سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتا ہے کہ بانٹ دیں, اور فین بھی یہی ہے کہ بچے تو نہیں کھائیں گے. بچے کیوں نہیں کھائیں گے؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم چکن یا اس کو نام دے دیں, چکن ڈائٹ دے دیں. کہتے ہیں بریک فاسٹ ہو یا ڈنر ہو چکن ہو چاہیے, اسنیکس ہو یا پراپر ریگولر میل ہو چکن ہو چاہیے. چکن از ویری لیس ہیونگ ویری لیس کانٹینٹ آف پروٹینز. وہ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلر کے طور پر بیف چکن ہی کھائیں گے. اور کچھ جو میں نے بات کی ہے کہ ابھی میں بہت زیادہ ان کی ہینڈ واشنگ سے لے سینیٹیشن پرسنل ہائجین سے بہت امپروو ہو گئی. آپ کوالٹی آف سوپ دیکھیں, پر سے کووڈ نے وہ بی ایڈ اپ کر دیا ہے کہ جی 30 سینٹ کے لیے ہر دفعہ ہاتھ دھوئیں, باہر جائیں آپ نے ڈو کو ٹچ کیا پھر بھی ہاتھ دھوئیں, پارسل گھر پہ ڈیلیوری لی اس کو بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری ہیلتھ ہائجین کافی امپروو ہوا. آپ دیکھ لیں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ وہ اچھا امپروو ہوا ہے. پاکستان ایز ناؤ گڈ انڈیکیٹرز ایز فار ایز اٹ از کنسرن. اب آپ کو ہیضہ اوور ایٹنگ سے فوڈ پوائزننگ یہ چیز کام ملیں گی.
people are well of thanks To media. media, जी. میں again I commend about media کہ ان کی کاوش ہے ہم ان اسٹیج چیزوں کے اوپر ہم جو کہا پا رہے ہیں. تھوڑا سا گیپ ابھی بھی ہے. We need to work. زندگی ہے ہمیں کام کرنا چاہیے اور کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اربل خان صاحب یہ بتائیے کہ ذرا پالیٹکس کے بارے میں بتائیں. پالیٹکس کی طرف کیسے ہوا؟ یہاں پہ پالیٹکس جو ہے پاکستان میں وہ ایک درد ہی ہے. آپ کیوں اس طرف آئے؟ میں چھوٹی کلاس میں مطلب کلاس 8 9 10 مطالعہ پاکستان باپ دادا کا تعلق مسلم لیگ سے، تو میں مطالعہ پاکستان سے انسپائر ہوا. پاکستان کس بنایا؟ قائد اعظم نے بنایا. قائد اعظم کی بات کون سی تھی؟ مسلم لیگ تھی. پھر اقبال کے افکار، مولانا جوہر علی خان کا کردار، یہ ساری چیز پڑھ کے تو مسلم لیگ. اور پھر وہ گریجویٹ کالج شہرہ میں چلا گیا تو وہاں سے اسٹوڈنٹ لیڈر بن گیا. پھر یوتھ ونگ میں چلا گیا. پھر نواز شریف صاحب کا آ ہوا نوشہرہ ایک عوامی جلسہ، اسی طرح ایک ضمنی الیکشن تھا تو ان کو میں نے بندوق میں دی تھی تحفے میں. جی جی. بس اس نے میری پولیٹیکل کیریئر کو پھر نواز شریف صاحب دو ہی بندوں نے بندوق آپ نے ایک دوسرے آپ نے دی تھی. وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جب سے ان کو بندوق ملی انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا ہے. خیر نہیں، ایسا نہیں ہے. میری بندوق تو انہوں نے مجھے بندوق جو میری وہ وصول کر رہے تھے تو مجھے کہہ رہے اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا. میں نے کہا جی وہ مجھے پتہ ہے، بتا دیا گیا. اور میں اپنے پولیٹیکل کیریئر میں تقریباً کوئی 14 بار جیل جا چکا ہوں. مجھ پہ دہشت گرد کے مقدمات میں، کلاشنکوف کے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات میں. یہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل مقدمات ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح رسن اللہ کے پاس منشیات کے بیگز رکھ کے. بس اختیار ولی صاحب گورنمنٹ جو گورنمنٹ جاری کرتا ہے کبھی اس پارٹی کے اوپر ہے وہ پولیٹیکل کیس ہوتے ہیں، کبھی کس پارٹی کے اوپر ہوتے ہیں. چلے عید کا شو ہے تو اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. لیکن آپ تو بہت جس پروگرام جب ہم شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے بات ہوئی اور باقی ناظرین کو بتاؤ کہ ملک اذہان صاحب جو ہے وہ ینگسٹ اسٹیٹ منسٹر تھے اگر میں غلط نہیں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی پاکستان میں. تو آپ تو بہت ہی ایج میں پولیٹکس میں آ گئے. اختیار بھائی سے جو اس میں نے جو کچھ بتایا آپ ان مشکلات میں گزر کے آئے ہیں یا آپ اچھے باتوں میں سے بڑے بڑے؟ ہاں بس وہ تھوڑا ڈفرینس ہے. ان کے بزرگوں نے میرے والد صاحب ملک مظفر خان بہت نظر سیاستدان تھے. 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ساتھ پارٹی جوائن کی. اس سے پہلے ذات نوجوان تنظیم کے چیئرمین اپنا ایک بنایا ہوا تھا. بات ہوئی خدمت کرنے کی. بھٹو صاحب کی نظریہ پسند ہے. 1970 سے اس قافلے میں چلے اور آج تک اسی کا کڑے ہیں. بیچ میں میرے والد صاحب 80s میں چیئرمین ڈسٹرکٹ رہے اور پھر 88 ایم پی 90 میں بیوی کے ساتھ جو پرائم منسٹر تھی ایم این اے رہے اور 2004 میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے وفات پا گئے. تو اس وقت میری عمر 22 سال تھی، 22-23 سال. تو اس کی اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے ان کو احساس بار بار ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی تھا نہیں ہوتا. تو میری بات میری بات کو جاری ہونا رکھے گا. تو لوگوں کی رائے یہی تھی، دوستوں کی رائے تھی کہ یہ جو قسمت ہے آپ کا بیٹا یہ جراثیم ہے اس میں خوب ہے ہاں یہ ایک تو برداشت اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی جی. دوسری سننا سمجھنا اور جذبات اور اس سے الگ ہو کر ان کے خوف عوامی خدمت کے اندر دیکھنا کہ میں کتنا کرتا ہوں کیا کر سکتا ہوں. میں مختصر اس کر رہا ہوں. یہ میرے جب میں نے میں جان کھا تو مجھے میرے بڑے ہیں مجھے ڈائریکٹر مجھے کہتے تھے عظمت تم کیا کرو گے بڑے ہو کر. ہر بھائی پوچھتا میں کہتا میں سوچتا تھا میں ڈاکٹر بنوں میں انجینئر بنوں وکیل بنوں یہ بنوں ہر ایک وہ خدمت کا ہے. لیکن میں ذہن میں یہ بات لگتی نہیں کہ میں یہ کروں. 3-4 بزنس
कोई चीज मैं नहीं दूंगा, तो क्या आप करेंगे? पता नहीं, मेरे में एक बात है कि दुनिया के अंदर जितने जरूरतमंद और गरीब लोग हैं, गरीब मतलब जो उनकी खिदमत किसी कीजिए, सेक्टर जी। में जरूरत रखते हैं, खाने पीने के सेक्टर में नहीं, सारे और मसाइल हैं, तो मैं उन मसाइल को सुलझाऊं, उनको एड्रेस करूं। और पॉलिटिक्स जो है वो सबसे बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है। बेहतरीन जी, प्लेटफॉर्म है कि आप मल्टी डायमेंशनल, आपके पास मसाइल आएंगे और आपको मल्टी डायनेमिक होना चाहिए कि आप हर एक एड्रेस करें। ठीक है। अब बात ये रही, आप पास स्टूडेंट्स के मसाइल आएंगे, पेशेंट्स आएंगे, बेरोजगार लोग आएंगे, ठीक है। मतलब तरह तरह। अच्छा, अच्छी बात इसमें ये है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक नसीहत दी, बेटा हम यूसुफ ज़ैतब है, ज़मीन अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया, माल जायदाद बहुत ज़्यादा दी। अब इस माल मतलब ये नहीं कि आप अकेले इसको खाओ और दो क्या पीछे रख टैक लगाओ, आप खाना और रख बन जाओ और सिर्फ से खाते रहो। ये आपके साथ अल्लाह ताला ने दी आपको है, लेकिन आपके साथ तमाम जो बुरा है इसका इसमें हिस्सा है वो आपने देना है। कैसे देना है? एक तो हाथ से हाथ पे ना होता है कि जो पैसे ये लो, ये लकड़ी, ये लो जमीन, घर बनाओ, ये भी चीज है जो हम कर चुके हैं बहुत सारे। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि अगर जिंदगी को गुजारना है तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाए खाना। उन्होंने एक मिसाल दी कि खाना तो सिर्फ एक जानवर भी खा सकता है, इंसान जो हो तो सिर्फ खाना नहीं खाता, वो अपनी सलाहियतों को दुनिया के अंदर वो करता है, इंसानों के लिए कुर्बानी जो है वो कुर्बानी करता important है। और आपने निकलना है, आपने जरूरतमंद ढूंढना है, आपने उसकी खिदमत करनी है, आप उस जगह पहुंचना है जहां से आप खिदमत करते हैं और अपनी जिंदगी पूरी इसको जारी रखना है और अपने जाने से पहले भी जानशीन को बिल्कुल ढूंढना ऐसे, है। ठीक। तो ये एक सोच है। फिर भुट्टो साहब पार्टी में इस चीज को और बेनजीर भुट्टो से इंस्पायर हूँ, तो जुल्फ़िकार फिर भुट्टो आप से इंस्पायर पॉलिटिक्स हूँ, में, जी ठीक है। पॉलिटिक्स में अपने वाल से इंस्पायर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफी खिदमत की है, काफी खिदमत की है। मैं अच्छा मलिक साहब, फिर मजीद भी बात करें डॉक्टर साहब, सिर्फ मुख्तलिफ ये बताइएगा, फिर मेहमानों से भी बात करें कि डॉक्टर जो मेडिकल के जो शोबा है उसमें बहुत ज्यादा पता है टेंट वगैरह आते हैं, सीरियस माहौल है, तो कोई मौसीकी वगैरह के साथ भी कोई शगफ है को? देखें कि मौसीकी की ग़ज़ा जी तो डॉक्टर भी ऐसे इंसान है जैसा मरीज। जी डॉक्टर्स और मरीज का एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक में डॉक्टर्स डिलीवर करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज क्वालिटीज एंड एबिलिटीज, उसके बाद गेट्स एग्जॉस्टेड। ये नेचुरल मामला है, तो फिर उस चीज को रिक्रिएट तो बस करना इससे है, माहौल जो है वो इसकी तरफ जाए और ज्यादा सीरियस हो जाए, तो जरा अब्बास साहब से गुजारिश क्यों नहीं? कि वो इस मौके पे जो है वो Please. आके परफॉर्म जी अब्बास साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद की हमारी खसूसी नशरियात आप JNN न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना के इस दौर में जो मेडिकल स्टाफ है उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं कोरोना के साथ, और जिस तरह वो कौम के सिपाही बन के, मुजाहिदीन बन के फ्रंट लाइन पे जो है वो जाके लड़ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से भी खराज तहसीन। और इस खराज तहसीन के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने तो डॉक्टर्स को यहाँ पे मदऊ किया, उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस्लामाबाद की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, वेलकम टू JNN। और हमें डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, आप हैं प्रिंसिपल वतीन मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू JNN। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगा, कोरोना के इस दौर में जब आपको पता है पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो आप लोग तो बिल्कुल जाके फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो ईद कैसे गुजरी आपकी? क्योंकि एक तरफ ईद की खुशियाँ और दूसरी तरफ कोरोना के साथ आपने जाकर लड़ना है। तो आज जो ईद का तीसरा दिन है, आपने ईद के 2 दिन कैसे गुजारे? जो ईद का दिन है वो भी इसी तरह गुजरा, लोगों के साथ, कुछ मरीज़ों के साथ, और महल्ले में भी और रिश्तेदारों में भी। कोरोना जो है वो यकीनन उसको हम निकाल नहीं सके ईद के दिन भी, अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में। तो यकीनन छोटी ईद से लोग डरे हुए थे, इतना इंतज़ाम नहीं गवर्नमेंट कर सकी थी। इस दफ़ा ज़रा बेहतर इंतज़ाम थे, लोग भी कॉन्शियस हो गए हैं, कुछ अवेयरनेस भी आ। तो जो कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ इसकी छोटी ईद पे हुई थी, हमारी दुआ है कि, और हमारी तवक्को भी है, तो फैमिली को वक्त देने का मौका मिला है, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल जाके फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो फैमिली को भी मौका दिया है ईद के इस मौके? यकीनन फैमिली को भी टाइम दिया है, लेकिन अस्पताल में भी टाइम गुजरा जिस तरह, क्योंकि पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं, उनको भी अटेंड करना है, उनका भी ख्याल करना है, और कुछ वक्त फैमिली के लिए भी निकालना है। जी ठीक है। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान साहब, आप प्रिंसिपल भी हैं वतीन मेडिकल कॉलेज के, और आपकी ज़ाहिर सी बात है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, और आप डॉक्टर भी हैं, आप ऑपरेशंस वगैरह भी ज़ाहिर सी बात है आप करते हैं, तो एक टेंस माहौल में रहते हैं हर वक्त। तो ईद के ये जो मौका है, इसको आपने कैसे गुजारा? ईद की खुशी आपने अपने घर वालों के साथ गुजारी या आप अपनी ड्यूटीज़ में मसरूफ़ थे? जी ठीक है। जी, जो इख्तियार वली साहब ये बताइए कि आपने पहले भी डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया, तो जैसे मैंने कहा इस सेगमेंट में हम स्पेशली जो ईद के इस मौके पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है उनको खराज तहसीन हम पेश करना चाह रहे हैं। तो आपने पहले भी जिक्र किया, तो कैसे देख रहे हैं डॉक्टर्स ने जिस तरह से कोरोना के इस मौजू में, कोरोना के इस दौर में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? फरीद खान, देखिए, एक तो मैं खुद कोरोना से, आई हैव गॉन थ्रू कोरोना, और मैंने वो सख्ती भी देखी। आप खुद भी कोरोना से होके अल्लाह ने आपको शिफा दी है। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मैं हर जगह पे और बार बार ये जिक्र करता होता हूँ कि जब भी कोई जंग लड़ी जाती है तो उसके लिए आपको बंदूक, असलहा, पिस्तौल वगैरह वगैरह जो जंगी सामान होता है, उससे आपको लेस करके, आपको इक्विप करके आपको मोर्चे पे भेजते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने इनिशियली जब ये कोरोना पाकिस्तान में आया और ये फैलने लगा, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से नामसाद हालात थे। डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे, वो सेफ्टी गेयर्स नहीं थे, और ये कलिमा तैयबा पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा के ये लोग कूद पड़े। तो हम क्यों न फ़ख्र करें इन पे? ये वो लोग हैं, पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है। अभी तक गवर्नमेंट की साइड से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरह हम बैरून मुल्क देखते हैं कि डॉक्टरों को और पैरामेडिक्स को, नर्सिस को जिस तरह ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है,
पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट, और इसीलिए हमने स्पेशली ये जो सेगमेंट है ये रखा है। आज हम सलूट, मैं खुद इनको सलूट करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ और आपको ये बावर दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को आप पे फ़ख्र है। आपने जिस तरह अपनी कम्युनिटी को लीड किया, आपकी कम्युनिटी ने जिस तरह फ्रंट फुट पे जाके वो लड़े हैं और आपने अपने सीनों पे इस वबा को रोके रखा और आपने कौम तक इसको पहुंचने से इसको रोके रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। जी, तो इंशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में है और रहती दुनिया तक इंशाल्लाह इसको याद किया जाए। जी ज़रूर। डॉक्टर साहब, जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि स्टार्ट में माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था, लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप लोगों जो इक्विपमेंट है उसके बावजूद नहीं थे, उनकी लैक ऑफ इक्विपमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जाके फ्रंट पे लड़े। तो उस वक्त क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और परेशान भी थे, लेकिन ड्यूटी किसी ने नहीं छोड़ी। और एक मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस दे दूं, क्योंकि मैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया हुआ है कोरोना के मसले पे, उसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्टर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, मुझे सुप्रीम कोर्ट में उसने शामिल किया। अभी तक भी पिछले सुओ मोटो में भी एक ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंटें एक यूनानिमस पैकेज दें, तमाम गवर्नमेंटें डॉक्टरों के लिए। बहुत सारे डॉक्टर, हमारे वाइस चांसलर मेरे दोस्त थे मुस्तफा कमाल पाशा, पिछले दिनों शहीद हो गए, उन्होंने तमाम तर हालात के बावजूद ड्यूटी नहीं छोड़ी, अल्लाह को प्यारे हो। इसी तरह यहाँ पर डॉक्टर नकाइश थे, प्रोफेसर हमारे रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग ऐसे, उन्होंने इक्विपमेंट, सामान की कमी को अपनी ड्यूटी में आड़े नहीं आए। तो अभी चीफ जस्टिस ने अगली सुओ मोटो में ये मांगा हुआ है कि तमाम गवर्नमेंटें एक मुतफिका पैकेज दें, डॉक्टर जो शहीद हुए हैं और जिनका नुकसान हुआ, अल्लाह करे एक मुतफिका पैकेज गवर्नमेंट को। पब्लिक ने बहुत साथ, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो जाकर लड़े और आवाम की खिदमत की है। मलिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो हमारे यहाँ बगैर इसमें इसको पोलिटिसाइज, इस इशू को पोलिटिसाइज किया, हम डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स का जो रोल रहा है इस पेंडेमिक में, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं इस रोल को सराहता भी हूँ, और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और तमाम उस अमले को जो इस कोरोना के आगाज़ में बिल्कुल एक ख़तरा मोल लेके, एक मौत को सामने देखकर, खुद मौत को सामने देखकर उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़े और बड़े हौसले के साथ उस वबा का मुकाबला किया और काफ़ी हद तक, बल्कि ज़्यादा परसेंटेज वो है जिनकी जान बच गई, मरीज़ों की जो कोरोना जिनको लगा था। तो मैं सलूट पेश करता हूँ, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, उन तमाम जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका जो डॉक्टर्स या नर्सेज बहनें या और स्टाफ, जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो इस कोरोना के वबा को रोकने में शहीद हो गए, अपनी जान से चले गए, उनके नाम को ऐसी जगह लिखना है कि पाकिस्तान के अवाम, आइंदा नस्लें भी उसको याद रखे, और उनको कंपनसेट भी करना है। उनके बच्चे हैं, किसी भी तरीके से जो होता है हुकूमती तरीक़ाकार, प्लॉट की शक्ल में होता है, नक़द की शक्ल में होता है, उनको ज़रूर इसलिए कंपनसेट करे कि हमारी आने वाली नस्लें में अल्लाह ना करे फिर कोई हमारे ऊपर ऐसे वक्त आता है, तो ये याद रखा जाएगा कि इससे पहले जो वबा आई थी उसको जिन लोगों ने उसके मुकाबला किया था तो उनको इज़्ज़त मिली थी। जिस तरह हमारा एक फ़ौजी शहीद होता है तो उसका नाम हम किसी पुल के ऊपर भी रख देते हैं, किसी रोड के ऊपर भी रख देते हैं, किसी अस्पताल का भी रख देते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी रख देते हैं, अवार्ड से भी उनको। तो इनको सबसे पहली चीज़ इज़्ज़त है, इज़्ज़त नफ्स जो है वो हमने देना है, इस तबके को इज़्ज़त से नवाजना है। अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है जो हम अपने अंदर बैठकर अपने कानून, अपने आइन, अपने मुल्क के अंदर जो हम आवाम है
इनको अच्छी नज़र से देखे बहुत और इसके अलावा हुकूमत इनको कंपनसेट करे। मैं मुतालबा करता हूँ और हुकूमत आप हमें मना कर रहे हैं कि हम सियासी बात ना करें, लेकिन सियासी बात किए बगैर ये हमारा मुल्क है, हम नहीं रह सकते। देखिए, हम अगर हुकूमत पर ये चीज़ छोड़ते, खुदा न खास्ता अगर ये पैरामेडिक्स, ये डॉक्टर्स, पाकिस्तानी बहादुर डॉक्टर्स और ये बहादुर पैरामेडिक्स और ये बहादुर बहनें ना होती, और ये हुकूमत से पेशावर में डॉक्टर्स की कितने गिले शिकवे हैं, लाहौर में यंग डॉक्टर्स के कितने गिले शिकवे हैं, पैरामेडिक्स के कितने गिले शिकवे हैं, इनकी तनख्वाहों का मसला है, इनके जॉब्स का मसला है, उन्होंने इस वक्त वो उठाकर सामने नहीं रखा कि नहीं जी हम तो कोरोना से नहीं लड़ेंगे क्योंकि हुकूमत हमारा मसला हल नहीं करेगी। देख ले, इस बात को नोट करें, उसको एक साइड पे रख के अपनी कौम के लिए उठ खड़े हुए, किसी हुकूमत के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए उठ खड़े हुए हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम आज के बाद जो समझते हैं कि एक तारीख़ के तौर पर इनके नाम जो शुहदा है कोरोना से जो वफ़ात हुए हैं, पैरामेडिक स्टाफ या डॉक्टर्स या जितने भी हैं, उनके नाम बाकायदा लिख दिए जाएँ और इनके लिए सालाना वो मुकर्रर किया जाए ताकि उनके पसमानदान तक वो रसाई हो। और इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और इनको भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान, जैसे आपको पता है कि हम कोरोना वायरस को हमने काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में माहौल इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, तो क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कोरोना ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? हम क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो में से गुजरे हैं। कम डेथ्स थी, बढ़ती गई हत्ता कि पर डे 136 तक, फिर ड्रॉप होनी शुरू हुई 80, फिर 68, फिर 60, फिर 36, फिर 28, अभी तो हम 28 पे आ गए हैं। मतलब ये कि वी आर कोपिंग विद, वी आर डिफीटिंग द कोरोना। एक छोटा सा वायरस है, ठीक है ना। हम अपनी अक्ल के साथ जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इन चीज़ों को भी तो मुसख्खर कर दिया हमारे लिए, और ये साबित कर दिया सखर लकुम शम्स वल कमर। कमर और शम्स की बात नहीं, ये छोटे वायरस की बात है। और आपको याद होना चाहिए कि एक मच्छर ने जो है एक बादशाह का जान ले ली थी। जी नमरूद के जी ठीक है ना। और लोगों ने कहा कि कुरान मजीद में कैसी कैसी मिसालें बयान की जाती हैं। तुमने अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन व मा फौक़हा, कि अल्लाह ताला को इस बात में ज़रा भी शर्म नहीं है कि वो मिसालें बयान करे छोटी चीज़ों की या उससे पाक। अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया, समझे ना। एटम बम हमारे पास मौजूद थे और जंग जो है वायरस के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस्म हमारे के अंदर वो घुस गया था हमारा दुश्मन, और उसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे थे। आप तो खुद शिकार रहे हैं ना, आपने खूब जंग लड़ी है, आप भी रहे हैं, आपने भी जंग लड़ी है, आपने शिकस्त दी उस शैतान को जो आपके खून में दौड़ता फिरता था। अल्लाह के फजल से ये वन दिवा। ठीक है, चलो। और पूरी दुनिया की बात है, सिर्फ पूरी इंसानियत की बात है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी इंसानियत ने मिलकर इस छोटे से वायरस को जो है वो शिकस्त देनी है। कर्फ्यू लगा देते तो कैसा अच्छा होता, युआन की तरह, पहले 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, या जिस तरह सर ने कहा इस पे भी बात करते हैं। मैं जरा पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ के फिर आपकी तरफ बता। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने इसे टैकल किया, हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसे टैकल किया कोरोना वायरस को, आपके ख्याल में कुछ अहम स्टेप्स लेने चाहिए थे वक्त से पहले, ताकि हम इसको वक्त से पहले ही ख़त्म कर दें? एक मेरे ख्याल में नेशनल कंसेंसस जिसे कहते हैं, कौमी यकजहती का आधार होना चाहिए था, बदकिस्मती से हम नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कोई प्लान नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि ये आएगी और इससे कैसे निपटना, प्री प्लान कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर भी दूसरी कौमों की निस्बत हमने बेहतर टैकल किया, दूसरी कौमों की निस्बत बेहतर टैकल किया। लेकिन अगर कौमी यकजहती होती तो क्या बात, तमाम एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो। और किया कौमों ने 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन हुआ है, और उसके बाद उन्होंने सर्च एंड सर्वेलेंस के ज़रिए 3 हफ्ते के दौरान केसेस निकाले हैं, मोहल्लों से, गलियों से,
शहरों से केसेस निकाल के उनको ले गए हैं क्वारंटाइन में और शहरों को फ्री कर दिया। उन्होंने कहा अब कोई केस नहीं, कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कॉन्टैक्ट वायरस है, ये कॉन्टैक्ट से फैलती। अगर ये हवा से फैलती, अगर ये पानी से फैलती तो बड़े खौफनाक हालात होते, इतनी ये लीक है। ये कॉन्टैक्ट से है, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना तो हमारे बस में है कि हम ना हाथ मिलाएं, हम हाथ धो के रखें, हम मुंह पे मास्क रखें। 3 पॉइंट है, अगर ये 3 पे ही अमल कर ले तो बहुत ज़्यादा 90% चांसेस कम होते हैं। हमने चांसेस अवेल करने होते हैं। जब कहा गया था कि लॉकडाउन सख्त करें तो उसका मतलब ये नहीं था, ठीक है रोज़गार और लोगों का अपनी जगह पे है, गरीब मुल्क है, बहुत सारी आबादी बेरोज़गार है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि फिलैंथ्रोपी जिसे कहते हैं, लोगों को पता हो कि मोहल्ले में कोई भूखा है, उसको भूखा रहने भी नहीं देते, भूखा कोई सोने भी नहीं देते। बताओ, जिससे लोगों ने अपने आप इतने वॉलंटरी ग्रुप बन गए, अपने आप लोग। डॉक्टर साहब, अब ये जो मामला जिस तरह चल रहे हैं उस तरह बेहतर है, आपके ख्याल में कोई नई स्ट्रेटजी के अपनानी चाहिए ताकि वो ये जो कोरोना इसमें से बिल्कुल निकल सके? अभी भी नेशनल कंसेंसस बना लेना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को आपस में मिल के मुतफ़िका तौर पर तय करके ये हम डील कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उनसे भी इसकी राय लेते हैं। इख्तियार वली साहब कहाँ गलती कर गए? पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो एक पेज पे नज़र नहीं आई कोरोना वायरस के दौरान, तो आपके ख्याल में वो कौन सी गलती है जो हम कर गए? और देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में बयान करता हूँ। एक तो पाकिस्तान में कोरोना फैला ताफ्तान बॉर्डर से, जी, अली ज़ैदी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब के 2 टेलीफोन कॉल्स ने, आप समझ लें कि उन्होंने उनकी गलती से ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गया, वरना पाकिस्तान में कहीं कोविड नहीं था। अब आ गया, अब उसको किस तरह आपने कोअप करना है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जितनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट में रखी हैं वो सारी गलत थी और वो तजर्बे थे। और तजर्बे से ज़्यादा बेहतर है कि बंदा बैठ के मशवरा कर ले। कोई भी गलत तजर्बा करने से पहले आप अगर मशवरा कर लें, तमाम अपोजिशन जमातों को बुला लें। अपने आप नहीं समझते इख्तियार वली साहब के पॉलिटिकल लीडरशिप में ओवरऑल उनका कसूर है, चाहे अपोजिशन पार्टीज है चाहे गवर्नमेंट पार्टी। वही तो मैं कहने लगा हूँ, देखें अब कसूर जहाँ पे जिसका है ये कौम जानती है और ये फैसला उन पे छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट का हमारा जो कसूर है वो ये है, हम ये समझते हैं कि जो पार्शली आपने थोड़ा थोड़ा करके आप लॉकडाउन करते रहे, इससे आपकी मईशत और ज़्यादा ख़राब हो गई और कोरोना भी साथ में फैलता गया। अब SOPs की बात अगर करें तो जहाँ पे 12-12 हज़ार रुपये मिल रहे थे वहाँ पे कोई SOP नहीं था, जहाँ पे आपने राशन तकसीम किया वहाँ पे कोई SOP नहीं था, लेकिन मस्जिद में SOP आपने नाफिज कर दिया क्योंकि वो आपके कंट्रोल में था। लेकिन ठीक है, लेट मी कंप्लीट, मैं अब ये बात करूँ कि अगर स्टार्ट में हम 15 से 20 दिनों का कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन होता तो अभी तक कोविड पाकिस्तान में नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो SOPs इस वक्त बनाए गए हैं वो आपके ख्याल में बेहतर है या एक फुल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था? ये जो पार्शली लॉकडाउन वाले सीन है, स्मार्ट लॉकडाउन की जो इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई, ये बेहतर है या आपके ख्याल में फुल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए था हमें? हमारा अपना नुक्ता नज़र तो मैंने पहले बताया कि शुरू ही के 3-4 हफ्ते अगर कंप्लीट कर्फ्यू हो जाता तो प्रॉबेबली ये कुछ होता ही ना जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, जो कुछ डेथ्स हुई हैं, जो कोरोना फैला, ये होता ही ना, समझे ना। अदरवाइज़ आपको ये बात पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कौम ने और डॉक्टर्स ने इस गवर्नमेंट के साथ तावन किया, आपको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मियाँ साहब का एक अस्पताल है, वतीन जनरल हॉस्पिटल, उसके 300 बेड्स हैं। इन्होंने 300 के 300 बेड्स गवर्नमेंट के हवाले कर दिए कि क्वारंटीन करते हो कि ICU में रखते हो कि इनके पास 10 वेंटिलेटर था, ये वेंटिलेटर भी उनके हवाले कर दिए इन्होंने। इनके पास 4 ऑपरेशन थिएटर थे, 4 ऑपरेशन थिएटर भी उनके हवाले कर दिए, ठीक है ना। इस तरीके से और भी हॉस्पिटल्स थी जिनमें मतलब ये कि गवर्नमेंट को बेड्स भी मिले, जिनमें गवर्नमेंट को बाकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी मिली। ये तावन था कौम की तरफ से, ये तावन था डॉक्टर्स की तरफ से। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स के लिए कोई मोटिवेशनल मूवमेंट नहीं चलाई गई, समझे ना। मैं तो पाकिस्तान में नहीं समझता हूँ कि किसी एक मरे हुए डॉक्टर को भी निशान हैदर मिला हो, किसी को मिला है? या काम करने वाले किसी डॉक्टर को कोई तमग़े खिदमत या इलाल इम्तियाज़ वगैरह मिला है? मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? किस मौके पे मिलता होता है? कौन सी कुर्बानी दे, कितना कोई काम करे,
कि फिर उसको आप एक्नॉलेज करेंगे। मोटिवेशन, जो फोर्स मैदान जंग में काम कर रही है, उसको इस मोटिवेशन के साथ भेजो कि पूरी कौम और पूरी गवर्नमेंट उसके बैक पे है, समझे ना। कल वो चला गया तो उसके ख़ानदान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोगों ने इन हालात में काम किया, हमें पता था कि देयर विल बी, हमारे लिए जो वो N95 आते थे, जो डॉक्टर्स के लिए आते थे, वो डॉक्टर्स तक तो नहीं पहुंचते थे। चाइना से पूरे के पूरे असाइनमेंट आई या कंसाइनमेंट आई और हम तक तो नहीं पहुंची। हमें ये गिला ज़रूर है। अब ये गिला हम कौम से नहीं कर सकते, गिला इनके लीडरों से करेंगे जिनके हाथ में सब कुछ था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है डॉक्टर्स ने जिस तरह वो लड़े, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वो जो इंटरनेशनल SOPs थे उसके ऊपर कहाँ पे इन्होंने अमल किया है हमारी गवर्नमेंट ने? क्या अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेज को, अपने मेडिकल वर्कर्स को इन्होंने 100% जो है सिक्योर किया था? PPEs दिए थे, 50% किया था, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी ठीक है, हम लड़े हैं और ठीक है, मरे भी हैं हमने लोग। ठीक है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं JNN न्यूज़ की जो पूरी टीम है और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और कौम की जानिब से भी हम आप सबको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो न होने के बराबर थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आप लोग लड़े हैं, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं बात बताऊं जी, ये मियाँ साहब ने खुद काम किया ना। इनका एक बेटा बड़ा अजीब गरीब किस्म का आदमी है ना, कमाल किस्म का है, वजी नाम है उसका। उसने क्या किया कि ये सब कुछ अपना जॉब सब छोड़ के निकल पड़ा राशन तकसीम करने के। सर से पूछे ना कैसे निकला है। जी डॉक्टर साहब बता दीजिए ताकि एक इंस्पिरेशन हो। पुलिस उनको पकड़ के ले गई RPO के पास। उसने कहा जी ये बच्चे थे, राशन तकसीम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से आए हैं, और वहाँ लड़ाई हो गई, हंगामा हो गया, छीना झपटी। तो RPO ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो उसने उन्हें एक ऑफिस दे दिया। उसने कहा और भी लोगों को साथ मिलाओ, फंड हम देंगे आपको, जितना आपका जज्बा है। तो उन्होंने राजा बाज़ार में एक पुलिस के ऑफिस में एक कोई 15 या 115 नंबर भी उनको दे दिया कि ये आपका कंट्रोल नंबर है और आप और लोगों को लाएं। और फिर उसी को जाके जब डिप्टी कमिश्नर की टीमें बनी तो वो पूरी की पूरी टीम उस टीम में शामिल। तो वो डे 1 से उन्होंने वॉलंटियरली अपने तौर पर, उन्हें पता है कि अब लॉकडाउन होगा, लोग बेरोज़गार होंगे, उनको खाना कहाँ से, तो उन्होंने एक पैकेज बनाया। वो इतना महंगा भी नहीं था पैकेज, पता नहीं 2300 या 2400 रुपये का पैकेज। वो सारा आटा वाटा आता था घर में, सारा दिन आटा बिक रहा, उसमें लेडीज़ भी लगी हुई हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। वो पैकेज तैयार कर रहे हैं, पैकेट्स उनका, उसके अंदर चाय भी है, चीनी भी है, दालें भी हैं, चावल भी हैं, वो सारा करके वो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अब वो हफ्तेवार को करते हैं, पहले वो रेगुलर। चल डॉक्टर साहब, ये तो एक इंस्पिरेशन है पूरी कौम के लिए जिस तरह से आपने बयान किया। मलिक साहब ये बताइए कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए? जो सूरत हाल जिस सूरत हाल से हम गुजरे हैं या जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, ज़ाहिर सी बात है स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक अब उसके नताइज नज़र आ रहे हैं। अगर आज से आगे कोई स्ट्रेटजी बनानी हो तो क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए? मैं 3 पॉइंट्स पे बहुत मुख्तसर बात करूँगा। नंबर 1, जो बात हो रही है कि जी हुकूमत ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, और साथ साथ अपोजिशन को ब्लेम किया जा रहा है। मैं अपोजिशन की बात करता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी दफ़ा असम्बली के फ्लोर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये दावत दी हुकूमत को कि तमाम पार्टियों को बैठकर ये कौमी मसला है, इस कौमी मसले, इस वबा के लिए कुछ इक़दाम की तजावीज़ सामने रखने हैं और उस पर हुकूमत को अमल करवाना है, कौम को अमल करवाना है। शहबाज शरीफ साहब लंदन से आ गए इस बात के लिए, और तमाम लीडरान रेडी थे। सिर्फ एक ज़िद्दी लीडर जो है वो रेडी नहीं हो रहा था। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैं उस पे आ रहा हूँ। आप स्ट्रेटजी मैं शुरू की बताता हूँ और आखिर की भी बताता हूँ। इसे फैलाना भी ज़रूरी था और इसको अब वो वाइंड अप करना भी ज़रूरी है। आपका सवाल और जवाब ये है, जब हमारे वज़ीर आला पंजाब
बुज़दार साहब सबसे खामोश आदमी है और किसी चीज़ की ज़्यादा खबर रखने की कोशिश भी नहीं करते। उनको पता था मार्च में कि वुहान में वायरस है और ये पाकिस्तान आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम बॉर्डर्स को बंद किया, सब ऐलान हो गया कि जी बंद हो गए अप्रैल में, ठीक है। फिर नहीं जी, सच हम बोलेंगे, सच बोले, लेकिन ये जहाँ पे बाउंड्रीज लोग हुई वहाँ पे भी तो पहुंचा है ना मलिक साहब, पूरी दुनिया में ये पहुंचा, ये तो सिंपल। मैं अपने हर दुनिया के हर मुल्क के अपने मफादात और चीज़ें और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मैं अपने मुल्क की बात करूँगा। उसके बावजूद जब एयरपोर्ट सारे बंद है और हमें ये तसल्ली हो गई कि यहाँ पर एक भी पेशेंट पाकिस्तान में नहीं है और वुहान में ये बीमारी है और हमारी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे है, कहाँ किस दरवाजे से ये दाखिल हो गई ये बीमारी। ये जो बात ताफ्तान बॉर्डर की हो रही है, जुल्फी बुखारी गए वहाँ से बीमारी उठाकर लेकर आ गए, इंपोर्ट करके ले दावत दी उसने बीमारी को। मैं ये मुजरिम है कौम के, इसके हम छोड़ेंगे नहीं इनको। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ मलिक साहब, ये फैलाना भी जरूरी था, अब इसका इलाज भी जरूरी है। फैलाना हुकूमत के लिए जरूरी था, पता नहीं क्या मकासद थे, ये तो साफ बात है, हर पाकिस्तानी जानता है। नहीं वो सब ठीक है मलिक साहब, आगे ये है, अगर पहले शुरू होते हुए अगर हमने इसको फैलाना नहीं था तो हमने करना ये था कि 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, हमने कर्फ्यू लगाना था, किसी ने भूख से नहीं मरना था। तो 20 दिन के अंदर जब है सारी बीमारी, 14 दिन की बीमारी है तो खत्म हो जाती, फिर हम उठ खड़े हो जाते और एक आध जगह जो भी चीज रह जाती उसको लॉकडाउन रखते आसानी से, स्मार्ट लॉकडाउन। ये हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और हमारी कौम इतने बड़े इम्तिहान से ना गुजरते, इतनी फौजियां भी ना होती, अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन गलती हुक्मरान की है, गलती हुक्मरान की है। जब यूनाइटेड नेशन ने फंड्स अनाउंस किए तो बस इन्होंने कहा जी आप बीमारी को आने दें। ठीक है, तो ये मैं देखो जी, हम साफ बात करेंगे, ये हमारा मुल्क है और हमारी कौम, हमारे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, हम इनके लिए सच नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि ये हुकूमत हर उस काम के उल्टी सिमत में जाती है जो काम। अच्छा, आप दुरुस्त सिमत बता देना मलिक दुरुस्त साहब। सिमत ये है कि बीमारी अब अल्लाह के फजल से सब लोगों ने गुजारी है, पूरे कौम ने गुजर चुकी है। अब इसको आपने क्या लॉकडाउन करना है और क्या वो करना है, अब तो हर किसी ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी। मैं जहां तक इस बीमारी को समझा हूं, ए पॉजिटिव ग्रुप, बी पॉजिटिव ग्रुप, ओ पॉजिटिव ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ग्रुप, इन ग्रुप्स में इन्होंने असर वो किया कि बंदे को बेड पे लिटा दिया। ये सारे डॉक्टर्स बैठे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तजवीज़ से मुखालिफत भी हो सकती है, बेड पे लिटा दिया। मैं हूँ, मेरी ओ नेगेटिव है, मेरे सामने से बीमारी गुजरी, मैंने एक चिंकी की और बात खत्म हो गई। ठीक है जी, अब गुजर गई है सबके ऊपर, ये वायरल थी, ये हाथ मिलाने वाली भी नहीं थी और ये नहीं, ये वायरल बीमारी थी, आ गई थी एक बंदे से, जब वायरल हुई तो हो गई। ठीक है, अब ये खत्म हो गई है, अब कौम को अजाब में न डाले। ठीक है, इस पे डॉक्टर साहब से पूछते हैं और कि एहतियात क्या करें करना चाहिए। बस। डॉक्टर साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई है, आपके ख्याल में ये बेहतर है और नेक्स्ट क्या करना चाहिए? डेफिनेटली एग्री। समझे ना, जो पॉकेट्स आपको मिले कि वहाँ पे वायरस है, उस एरिया में लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन। और जिस एरिया में आपने देख लिया कि कंप्लीटली फ्री हैं तो नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि रोज़ाना 20-25 हज़ार टेस्ट होते हैं इसके, ठीक है ना, 20-25 हज़ार में से 4-5 हज़ार पॉजिटिव आते हैं, बाकी 16 हज़ार तो नेगेटिव हैं ना, उन तक तो कोविड नहीं पहुंचा है ना, ठीक है। तो जिन तक पहुंचा है उनको लॉकडाउन करो, और जो एरिया कंप्लीटली तो जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है वो आपके ख्याल में मुअस्सिर है? ठीक, डॉक्टर साहब आप कोई तजवीज़ देना चाहें इस मौके पर? मोहल्ले में, गलियों में लोग अब इतने कॉन्शियस हो गए हैं, लोग खुद बताते हैं कि जी हमारे मोहल्ले में 1 केस है, 2 केस है। तो सर्च एंड सर्विलेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और इसको ज़्यादा मजबूत करके जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा हैं उनमें मुकम्मल लॉकडाउन करें और जिनमें नहीं हैं उनको फिर। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप की तशरीफ़ आवरी का। असल में इस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट इसके रखने का मकसद यही था कि हम जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको खराज तहसीन पेश करें एक बार फिर पूरी कौम की जानिब से और मेरे चैनल की इंतज़ामिया की जानिब से, JNN की जानिब से और मेरी जानिब से आप लोगों को खराज तहसीन। जिस तरह आप कौम के लिए लड़े हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को और भी हिम्मत दे और आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने कौम के लिए आप लड़े, बहुत शुक्रिया। ऐसे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा की ट्रांसमिशन को यहीं से बढ़ाते हैं। स्टे विद अस।
बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ सिर्फ JNN न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की हमारी खसूसी ट्रांसमिशन JNN न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया है समीना आरिफ साहिबा ने। समीना साहिबा जो है इंटरनेशनल शेफ़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनकी स्टडी बड़ी है और बायस इन्होंने कोर्सेज़ किए हैं ये जो फूड वगैरह के, ईरान से, दुबई से और पाकिस्तान से इनके कोर्सेज़ हैं। समीना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, वेलकम टू JNN। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए मोहम्मद आरिफ फरीद साहब, सेक्रेटरी जनरल है यूथ विंग तहरीक इंसाफ के। आरिफ भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू JNN। और हमें ज्वाइन किया राजाद सत्तार साहब ने, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, होस्ट हैं। आप उन्हें कहें कि हर फन मौला है। सत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, वेलकम टू JNN। और गानों का सिलसिला तो जारी है और अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है। जी समीना साहब, आपसे शुरू करूँगा, ईद कैसे गुजारी? आज आपको होता है कि बिल्कुल आखिरी लम्हे हैं और अब ईद ख़त्म होने वाली है, तो ये जो गुजरे हुए 2 दिन हैं, तो ईद कैसे गुजारी आपने? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। और ईद की जो ब्लेसिंग्स है जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए बनाई है, उन ब्लेसिंग्स के साथ जो है वो 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे और बहुत काम भी किया। और मैं तो अपना किचन भी चला रही हूँ, आपको पता है। उसके साथ साथ घर का भी बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा। कोविड की वजह से गेस्ट तो कोई नहीं आए और ना ही हम लोग कहीं गए हैं, बस घर में ही इंजॉय कर लिए। बहुत अच्छे 2 दिन गुजर गए। तो कोई फ़र्क जो पिछले आप ईद में और इस बार कोरोना के साथ ईद में कोई फ़र्क नज़र आया आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। जैसे कि ईद का पहला दिन होता है, अम्मी की तरफ चले जाओ, दूसरे दिन वो लोग हमारी तरफ आ जाएँ, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, बारबेक्यू होता है, मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने खुद ही बनाया और खुद ही खा लिया। लेकिन ये है कि जब तक मैंने आखिरी जो है बोटी वो बाँट नहीं ना दी, मैं वहाँ से उठी नहीं हूँ। मैंने ये किया कि इस दफ़ा जो मुस्तहिक लोग हैं, मैंने उन लोगों के लिए बहुत काम किया है, बल्कि सब घर वालों ने मिलके उन तक पहुँचाया सब कुछ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और जिस तरह आप देख रहे हैं, आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन तो मैं यही कहूँगी कि सब ने बहुत गोश्त खा लिया है, बहुत ईद मना लिया। अब आज जो है वो वेजिटेबल को सॉटे करें और थोड़े से चावल बॉईल करें और उसके साथ खाएं। ठीक है, इस पर आपको मज़ीद भी पूछते हैं कि ईद के तीसरे दिन क्या क्या होना चाहिए और उसके बाद कौन से खुराक की जानिब में बढ़ना चाहिए। आरिफ भाई आप बताइए, आप तो बलूचिस्तान से हैं और वहाँ पे ईद की क्या सूरत हाल है और किस तरह आपने जो है ईद गुजारी होगी? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। असल में पहले ईद होता था जो हम सारे नौजवान मिलके बहुत सारी मस्ती करते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, ईद नमाज में जाते थे, तो बहुत बड़े मजमे में ईद नमाज अदा करते थे। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से हमने कोशिश की कि पहले ही बड़ी मुश्किलात से पाकिस्तान कोरोना का मुकाबला कर रहा था, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा तबका भी है जो बड़ी मुश्किल से अपना गुज़र सफ़र करता है। तो हमने कोशिश की कि इस मरतबा ईद में हम उस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहतियात करें ताकि कोरोना वापस थोड़ा सा भी अगर पीक पकड़ लेता है या उठता है तो वापस हम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की, अपनी तरफ से SOPs इस्तेमाल किए, उस तरह से घुल मिल नहीं सके लोगों के साथ, इवन अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, वरना हम रिश्तेदारों के पास मिलने जाते थे। तो कोरोना की वजह से हमने बहुत मखसूस तरीके से ईद मनाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद कुर्बानी, जिसका मकसद भी यही है
एक मैसेज है हमारे लिए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से, कि अपने आप में हर वो चीज़ कुर्बान कर दो जो आपको अल्लाह से दूर करे। ये वो कुर्बानी की ईद एक मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा कीमती है, उसे भी कुर्बान कर दो अल्लाह की राह में। तो हमने इस मैसेज को पूरी पाकिस्तान दुनिया में अब बहैसियत नौजवान हमने लोगों को बताया कि आप कोरोना के हवाले से SOPs इस्तेमाल करें ताकि आप ख़ुद को भी महफूज कर सकें, अपने दूसरे बुज़ुर्ग दोस्त साथी रिश्तेदार अहबाब को भी इस चीज़ से महफूज कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप और फेसबुक और दुनिया जहान से इसी तरह सोशल डिजिटल ईद जो है वो मनाई है, सब ने यही किया है। ठीक है जी। डिजिटल अच्छा ईद राज साहब आप बताएं, आप तो चूंकि कॉमेडियन भी हैं, आप टीवी एक्टर भी हैं, तो एक्टर जो है वो जाहिर सी बात आपके फैंस भी हैं, वो आपसे मिलने भी आते हैं, तो क्या ये डिजिटल ईद ही आपने बनाई है या इस बार कोई वो जो कन्वेंशनल ईद है उसको आपने जारी रखा? फरीद भाई इस चीज़ पे तो यकीन करें, अपने बेटे के मुंह पे प्यार देने के लिए मुंह पे शापर चढ़ा के प्यार दिया उसको। वो क्यों? कोरोना था, हालात ऐसे हैं, जिधर जाओ कोरोना 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 कोरोना। मैं बकरा लेने गया हूँ, बकरे का रेट पूछा तो कहते जी 80,000 रुपया। मैं कहा यार इसमें क्या कौन सी ऐसी खूबी, 80,000 रुपये का बकरा? कहता जी इसका कोरोना नेगेटिव आया हुआ। अंदाज़ा करो, एक बकरा मैं लेने गया हूँ तो वो मैंने कहा जी ये बकरा कितने का? कहता जी 5,000 का। मैं कहा इतना सस्ता, इतना मरियल, बिल्कुल थका हुआ, हड्डियाँ उसकी नजर आ रही है। मैंने कहा 5,000 का ये बकरा, इसमें क्या खसूसियत है? कहता ये शुगर फ्री है। तो सर ईद अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा हम आर्टिस्टों का ये था कि पहले ईदों पे हम बहुत सारे इवेंट्स करते थे, इस दफ़ा भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि टीवी चैनल्स के, और मैं ख़ास करके GNN TV का और आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने ईद के मौके पे हमें याद रखा। JNN जी बिल्कुल। और साथ नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, असल तो हम नाजरीन के लिए ना, हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमें कोई देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सल्यूट पेश करता हूँ JNN को भी और नाजरीन जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है, इस ईद पे आपको पता है गोश्त का होता है सिलसिला और वो खाना होता है, तो वो खाते हैं, दबा के खाते हैं। कोई फैन मिलने आया है या आपकी कोई लड़की फैन या कोई मर्द हो वो कोई मिलने आया है? असल में फ़ैन तो माशाल्लाह 3-4 लड़कियाँ, और सॉरी मेरी बेगम भी देख रही है। फ़ैन तो देखें, मिलने मिलाने का तो सिलसिला वैसे भी मुनक़ता है, चूँकि ये जो दिन चल रहे हैं इसमें व्हाट्सएप है, जैसे उन्होंने आरफ भाई ने बताया कि व्हाट्सएप यूट्यूब, ये वो आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, यूट्यूब का दौर है, सोशल तो मीडिया कितने व्हाट्सएप? आपने कुछ लड़कियों का नाम लिया, फिर आपने कैमरा दे के आप नहीं वो देखे ना, अब अब आप चाहते हैं मैं घर ना जाऊँ आज, घर आप जाए ना, कोई कुछ नहीं कहता। तो फिर आप ऐसे काम ना करें। अच्छा व्हाट्सएप के दौर की मैं बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, नहीं काम वाली बात नहीं है ना, ये भी काम वाली बात नहीं है ना, ये काम वाली बात, कसम से इसके आखिर पे आपको इनाम मिलेगा, देखना। कितना? गरीब वाली गाल ना करेगा। वो मेरा एक दोस्त है, तो वो उसके वालिद ने कहा बेटा, वो हर वक्त मोबाइल पे लगा रहता, तो उसके वालिद ने कहा यार तुम्हारे दादा फौत हो गए, जाके जनाजे का ऐलान करके आ जाओ। अब वो ईद वाले दिन फौतगी हुई है, बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, कहीं बाहर कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चा गया फौतगी का ऐलान करने, हजरात मेरे दादा अबू फौत हो गए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ईद की नमाज के बाद 10:30 बजे उनका जनाजा होगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंदाजा लगा ले यार, ये देखें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, इसको लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है हमारे मुआशरे को जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन आपने वो व्हाट्सएप वाली बात नहीं बताई ना कि कितने व्हाट्सएप आए आपको, वो तो आपने कहा मैं बताऊंगा, वो बता देना यार। असल में बात ये चले, मैं आपसे पूछता हूँ, ये आप जरा सोच लें, अगर आपने ना बताया तो भाभी को मैं बता दूंगा जाके। बताने लाजमी सरदार साहब, ये आज आपने लाजमी बताना है। सबीना साहिबा, ईद जो है वो वक्त के साथ साथ ईद की जो खुशियाँ हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं, जैसे माशरा बदलता जा रहा है। एक वक्त में कार्ड्स का आपको पता है कि एक रिवाज था कि कार्ड हम एक्सचेंज करते थे, अब वो डिजिटलाइज्ड हो गया सब कुछ, तो आजकल व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर किया जाता है सब कुछ। तो ईद में कोई फ़र्क नज़र आ रही है, पहले बचपन में जो ईद थी और अब एक प्रोफेशनल लाइफ में जो ईद है, और वक्त के साथ साथ गुजरते वक्त के साथ जो तब्दीली आ रही है उसको कैसे? सही कह रहे हैं। ईद की जो पहले खुशियाँ होती थी ना, वो छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट किया करते थे। अम्मी ने थोड़े से पैसे दे दिए, चले झूले झूलने चलते हैं, और बच्चों को साथ लिया और बाहर निकल गए। तो अभी जो है ना, अभी हमारे बच्चे भी जो वो जैसे मोबाइल की बात करते, मोबाइल से तो हटते ही नहीं है। वैसे मैं काफ़ी सख्त हूँ इस मामले में, मैं काफ़ी
सख्ती भी करती हूँ कि मोबाइल बस इतना टाइम यूज़ करना है और बाकी के आप रखें मोबाइल को। तो ये मोबाइल ने काफ़ी काम ख़राब किया है। और ईद की खुशियाँ हों या कोई भी खुशियाँ हों, बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हम बिज़ी हैं जी, हम काम कर रहे हैं और हम जी लगे टीचर के साथ लगे हुए और कुछ नहीं, टीचर के साथ लगे हुए। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों ने काम तो काफ़ी ख़राब किया है। और जैसे वो होता था ना कि बड़ी ईद है तो हमने कलेजी बनाई है, तो हम अभी बच्चों को आवाज़ें देते रहते हैं कि आए आए आए, खाना बन गया है, ये खा लो वो कर लो। काम तो काफ़ी ख़राब हुआ है और आप खुशियाँ मान पड़ गई। बड़ी ईद जो है वो आपको पता है हमारी जो ख़वातीन होती है वो उनकी ईद होती है, क्योंकि वो हर वक्त बिज़ी होते हैं खाना बनाने में। आप शेफ़ भी हैं, तो आप अपनी ईद कैसे गुजारती हैं? अब आपने शेफ़ का नाम लिया तो फिर मेरी ईद आप खुद सोच लें कैसी होगी। मेरा तो दिन बहुत टफ गुजरता है। वही कलेजी जब कटी है, कलेजी से लेके रात तक जो है ना, कभी बिरयानी तो कभी ये, और आप यकीन करें मुझे होश ही नहीं होता। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ बनाऊँ। वैसे तो जैसे अभी 2 दिन गुजरे हैं तो कोई आया ही नहीं घर पे, तो घर वालों के लिए बनानी थी। और कुछ मैंने बनाई है कि चलो हमसायों के घरों में भेज देते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने शेफ़ के हाथ का खाना खा लिया। ये इससे भी बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है कि कोई हमें इस तरह से याद करता है। तो बस 2 दिन आप यूं ही समझ लें कि बिरयानी भी बना रही है, तो मुतंजन भी बना रही है, और अब तो तीसरा दिन भी गुजर गया है ना, अब तो बिल्कुल ईद खत्म होने वाली है। तो अब बता दें, आज जो है ना, आज मैंने जैसे आज 3rd डे है, तो आज जैसे मैं भी बता रही हूँ आपको कि मैंने वेजिटेबल्स को सॉटे करना है, थोड़ा सा मीट भी डाल लेंगे, उसके साथ बॉइल्ड राइस करने हैं, हल्का सा कोई सूप बना लेना है, और इस तरह ईद का जो आखिरी दिन है इसको एंजॉय करें। ये मैडम को लगवाएंगी हमें ये खाने की चीज़ों का नाम ले रही है बार-बार। आपके घर 2 दिन से कोई नहीं आया, लेकिन हम आज हम आते हैं। नहीं कोरोना है आपसे भेंट नहीं है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ईद हमने ख्याल ना रखा तो मामला जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। अच्छा से पकड़ा आपको बड़ी पकड़ा दो मोस्ट वेलकम। तारीफ भाई आप बताएं तो क्या आपने 2 दिन एक्टिंग क्या जारी रही, कुछ फर्क नजर आया? क्योंकि आज के दिन भी गुजरा और अभी ईद खत्म वाली है, तो ये जो 2 दिन गुजरे हैं वो और आज के दिन कैसे गुजारा आप? बस घर में गुजारा, कोशिश की रिश्तेदारों से फ़ोन पे, अपने बहनों से, भाई से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पार्टी वर्कर्स से वीडियो कॉल बातें की, ईद मुबारक की कही, सबको दूर दूर से देखा। तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद है, खुशी है, तो हर किसी ने खुशी मनाई। आपके घर पे पॉलिटिकल वर्कर्स भी बहुत आते हैं, और तो अब पाकिस्तान में तो सिलसिला ही कुछ और होता है, मैं यहाँ से बैठ के ज्यादा अच्छे तरीके से समझता हूँ। हम लोगों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, फिर हम लोग एक तो बानी के लिए अलग लेते हैं और अपनी ज़ात के लिए फिर अलग लेते हैं, उसको भी नाम तो कुर्बानी का ही दिया जाता है, लेकिन वो हम लोग चीज़ सजी तैयार करते हैं, उसमें से एक हिस्सा बांटते हैं, 2-3 हिस्से बांटते हैं, एक हिस्से का हम लोग हर कोई अपना लेके आता है, फिर हम सज लगाते हैं साथ मिल के। तो इस बार उस चीज़ से भी घूम रहे कि कोरोना की वजह से एक ईद हमारी बचपन में हुआ करती थी कि बकरे साथ खेलना, मोबाइल था नहीं, और जब ईद वाले दिन बकरा रखता था तो सबसे मायूस हम ही रहते थे कि अब बकरा आ रहा है, अब किससे खेलेंगे। तो ईद की मुख्तलिफ खुशियाँ थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी, जो इस मरतबा मुकम्मल हमने तब्दील देखी। तो अल्लाह करेगा, अल्लाह करे कुर्बानी से जो हमने दी है, हमारे साथ बच्चों ने भी दिया, जिनके लिए ईद एक बहुत बड़ी मसला दिन होता है, तो अल्लाह करेगा उसका सिला अल्लाह ही देगा कि इस वबा पाकिस्तान की जान छोड़ जाएगी इंशाल्लाह। राजा साहब आप बताएं, दिन वैसे नॉर्मल क्या एक्टिविटी होती है, और इस बार जो ईद हुई है उसकी क्या एक्टिविटी? ये पहली है फरीद भाई, हर ईद कपड़े पहन के घूमे थे, अच्छा खासा ड्रेस पहन के इधर उधर गए थे घूमने फिरने, पुंडी शुंडी करने। ये वही ईद है, कोरोना के दिनों में घर में रहे, सारे काम लिए हैं, आटा भी मैंने गूंदा है, पुड़ियाँ भी मैंने बनाई हैं, पुड़ी भी मैंने बनाए हैं। अच्छा लगाना था, बंदा चाहिए था चला मेरे नाल सारा काम ईद के दिनों में ये सिलसिला भाई बता रहे थे। 2-3 दिन पहले ईद से बेगम जी कहती जी बकरा क्या है, ठहर जो ले आऊंगा, अभी मार्केट में महंगे हैं, शॉर्ट है, मंडी दूर। कहती आप चाहे प्लीज लेके आए, बच्चे भी साथ कर रहे थे। मैंने कहा मुझे से भर लें आप, मेरे से बकरा लाया जाता। कहती आप सिर्फ कमाई हलाल है, आपकी कुर्बानी क्या करे बंदा यार। कुछ कहना चाह रहे हैं? पकाना और हांडी ये तो पूरा साल में आपको कोरोना में थोड़ी वो मैं
पहली रात मेरी बीवी से लड़ गई, मुझे कहती चाय लाओ, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई से जाके मशवरा करता हूँ, आज इसको गई घर से वापस, मैं इसके घर मशवरा नहीं आया, आगे बेचारा बर्तन धो रहा था, मैं वापस गया। आपको शायद आप कुछ मशवरा करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, आप सीख लें, क्योंकि वो जब राजा साहब जब भी कुछ कहते हैं तुमको बड़ा शौक होता है, आप इनकी तकलीफ कर सकते हैं ना। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे सिंगर हैं जी, वर्सटाइल सिंगर है, पसंद भी है मुझे। थैंक यू। वो इनके आके बैठे हुए तुम बेल्ट करके तो सब क्या नजर है, बड़ा नेक आदमी है माशाल्लाह। ये जूता पहन करने भी मस्जिद है। मैं इनके घर गया, कहते इधर बैठे, इस पंखे के नीचे बैठा स्वाब हो गया, इस पंखे के नीचे बैठे, इसमें इसके लिए बैठने से क्यों होगा, कहता है मसीह तो आके ले आंदा। नहीं राजा साहब आप बताए नहीं कि इस बार जो ईद है और ईद में क्या फर्क लग रहा है आपको? फर्क तो बाकी जो एक थोड़ा सा था, आपने पिछली ईद मांगते गोश्त जैसे आज जो कुछ कम है वो भी ठीक ठाक माशाल्लाह। मेरे नहीं मांगते थे बंदा मंगण आया, कहते तेरे हाथ पे लामत ने, तेरे 10 रुपये वास्ते मैं हाथ छोड़ दे। कहता एक बंदे को, कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, सड़कों पे मांगते हो, सड़कों पे मांगते हो, रोडों पे मांगते हो, कहता जी हो मंगण वास्ते दफ्तर लगा यार, मांगना पे कहना अल्लाह ना करे मांग। आज वजह से ईद हुई है, इनकी वजह से हम बहुत हंसे हैं, जी बहुत एंजॉय करें। मस्जिद में बड़ा एंजॉय किया होगा, चलो आप लोग मुकाबला करें, आप जरा बैठ के एंजॉय करें। कमीज पाके नहीं आया, तो फकीर तो पाके तो जुत्ती पाके आ गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕੀ ਕਰਨ ਲਿਓ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਿਆ। आप है ना एक मिनट आप प्लीज राजा साहब को जरा फिर एक मौका देना बताएं, तो आपने कहा ईद में कोई फर्क नजर आया, वो फर्क आप बताना चाह रहे हैं? बात ये है कि पिछली ईद भी कोविड-19 इस ईद पे भी है, फर्क ये है कि पहले हम लोग तो करने वाले हैं, मुझे शुक्र आपका साथ आपने अमीर अब्बास साहब को बिठा, चूँकि ये आर्टिस्ट हो गए, आर्टिस्ट को एक शेर छोटा सा रखता हूँ कि रह होश में हर बात ना तस्लीम किया कर, रह होश में हर बात न तस्लीम किया कर, तरमीम जहाँ हो वहाँ तरमीम किया कर, फनकार किसी को घर से खराबी नहीं देता, इस वास्ते फनकार की ताज़ीम किया कर। ये आर्टिस्ट लोग हैं, इस दफा जो सबसे मुश्किल दिन रहे हैं वो हमारे आर्टिस्टों के, क्योंकि हमारा काम सबसे पहले हुआ, सबसे आखिर में करेगा। जितने आर्टिस्ट बेचारे सारे कुछ आर्टिस्ट हमारे ऐसे लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, इवन कराची में, आप यकीन करें यार भाई रेडियो लगा ली, मैं एक आर्टिस्ट तो बड़ा अच्छा मैजिशियन, पाकिस्तान का नंबर मैजिशियन है और कॉमेडियन बच्चा है, उसने खाने रेडियो बेचारे में सिर्फ ये देखें कि हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन अभी तक को कुछ नहीं मिला। अब यकीन कि हमने खुद से तौर पे कुछ से आर्टिस्टों आर्टिस्ट की तो कमाई पब्लिक के पास होती है, जब सोशल डिस्टेंसिंग है तो ऐसी बात है, वो जो जरिया है माश है वो साइकिल रुक गया, और गवर्नमेंट को जो है वो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इस पर आरिफ बात भी करेंगे। सबीना सर ये बताइए कि अब जरा आपकी प्रोफेशन की बात करते हैं, कि आना कैसे हुआ? ये तो आम मामूली बात है, हमारे माशरे में तो ये ख़वारीन वैसे आम घर में ये काम करते हैं, प्रोफेशन आपने कैसे अडॉप्ट किया? बेसिकली जो है ना, मेरा ड्रेस डिजाइनिंग से ताल्लुक, मैं ड्रेस डिजाइनिंग करती थी, मैंने उसमें डिग्री भी ली, तो मैं ईरान काफ़ी अर्सा रही हूँ और मैंने ईरानियों को देखा है कि ईरानी जो है वो सैलड इस तरह प्रेजेंट करते हैं, फ्रूट्स तरह से करते हैं। अच्छा, अब किसी ईरानी घर में जाओ तो कोई मामूली सी चीज़ भी हो ना, उसको उन प्रेजेंट करने का जो तरीका था ना, उसको देख के मैंने कहा कि नहीं ये इस तरह से हमें करना चाहिए, बस वहाँ से फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा। तो ईरान से आप क्या सीखा? मैंने शेफ डिग्री ली है वहाँ इस्फहान यूनिवर्सिटी से, और उससे पहले मैंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली, तो बस फिर मैं पाकिस्तान आई हूँ, तो 2015 मैंने गौतम डिग्री ली, ये शेफ। तो क्या फ़र्क है ईरान कुजीन पाकिस्तानी कुजीन में फ़र्क है? वैसे तो एक ही रहने इनके फूड खाने में बहुत फ़र्क है,
کھانے میں بہت زیادہ فرق ہے, بہت ڈفرینس ہے. وہ لوگ سمپل ہیں. اچھا وہ آج تک جب وہ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں اور آج تک جو ہے ان کی جو ڈشز ہیں وہی جو چلی آئی وہی ڈشز وہ آج بھی ہم مہمان ہم جب جاتے ہیں کسی کے گھر میں اسی طرح سے وہ سرو کرتے ہیں, وہی ان کی چیز چلی آ رہی. ہماری نہیں, ہم لوگوں نے تو دیکھے نا, ہم نے دوسری جو ہے چیزوں کو اپنا لی. ہم چائنیز کھانا شروع ہو گئے ہیں, تھائی فوڈ کھاتے ہیں, ہمیں اچھا لگے یا لگے فیشن طور پہ ہم نے کھانا ہے. تو میں نے یہ چیز اس طرح یہ کہ میں نے یہ بھی وہاں نوٹ کیا ہے وہ جیسے میٹ ہے تو اس کو میٹ لیتے ہیں, میٹ کا ایک اوریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ادرک لہسن ٹماٹر پیاز ہم ہم اس کو ہم خراب کر دیتے ہیں. تو میں یہ چیز وہاں پہ صاحب آپ سے یہ دوبارہ یہ کنٹینیو کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح جو مالے وغیرہ ہیں اس کو طرح سے کس طرح سے ڈالا جائے اور کیا ریسیپی ہونا ہے. گانا سنیں جی صاحب سے. جی سر جی میں ایک لائیو آپ سانگ سنا جی شاد علی صاحب کا. ساحل پہ کھڑے ہو تم کیا غم چلے جان, ساحل پہ کھڑے ہو تم کیا غم چلے جان, میں ڈوب رہا ہوں بھی ڈوبا تو نہیں ہوں, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, مستقیم مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ, کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ, مجبور صحیح وقت سے ہارا تو نہیں ہوں, مجبور صحیح ہوں ابھی ہارا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں, حضور. جی بہت اچھا, بہت بہترین. امین صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ہے کہ جو ہماری یہ عید کی اسپیشل ٹرانسلیشن اس کو یہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ सिर्फ JNN न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ की स्क्रीन पे हमारी ये ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से गेस्ट मौजूद हैं। फूड के हवाले से शेफ़ मौजूद है, पॉलिटिशियन मौजूद है, एक्टर मौजूद हैं और आर्टिस्ट। हमने कोशिश की कि डाइवर्सिटी जो है उसे मेंटेन रखा जाए। समीना आरिफ साहब, आप बता रही थी कि आपने ईरान में जो है वो कोर्सेज़ किए हैं और आप ये कह रही थी कि जो पाकिस्तान में डिशेस बनते हैं बेसिकली हम उसमें मसाले वगैरह इतने डाल देते हैं कि वो जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसकी टेस्ट ही गुम हो जाती है। तो इसके बारे में आप बता रही थी। देखिए, जैसे अभी ईद है तो ईद के हवाले से जो मैंने डिशेस बनाई हैं घर में, तो जो मीट है ना उसका एक रियल मीट का जो टेस्ट होता है ना उसको हम लोग ख़राब कर देते हैं। जब हम कुर्बानी के गोश्त को बहुत ज़्यादा धो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, फिर आपकी डिश की ना तो वो शक्ल रहती है ना ही वो टेस्ट रहता है। तो आप वो जो बड़े बड़े मीट के पीसीज हैं उसको आप स्टीम दें। और वैसे तो आप बलोची हैं, आपको पता होगा ऐसे खाने बलोचिस्तान में भी मिलते हैं जी। तो जब वो स्टीम वाला जो मीट होगा ना वो रियल टेस्ट होगा मीट का, और उसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त है तो हमें स्मेल आ रही है या फैट की स्मेल आ रही है। वो इस तरह से बनाएं और मीट को ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से जब हम दम पुख्त बनाते हैं तो हम चर्बी की बहुत मोटी सी लेयर जो है वो हांडी के अंदर लगाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम उस मीट को भी नहीं धोना, उस मीट को भी आपने मसाज करनी है ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ, और कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी वेजिटेबल्स ऐड कर दें और उसको आप बंद कर दें, सील कर दें और धीमी आंच पे आप कम से कम 2 घंटे उस मीट को बनाएं। फिर आपको जो है आप खाएंगे तो ईद का मज़ा दोबारा हो जाएगा। जिसे कैमरे पे लें, इनको एक्सप्रेशन देना वो खाने। ठीक मैडम जी, यकीन करें 2 दफ़ा सुबह तक खाना खाया है, फिर आपने खाना तो खाया ही नहीं होगा आपने आज। नहीं खाना खाया जी। अच्छा। हाँ, इन्होंने इतना खा लिया है, अल्लाह से कह रहे या अल्लाह जो नान कड़ ला या जान कड़ ला। मैं इनके घर गया तो 4 पराठे मुंह में डाल के मैं कहा कैसे चबाओगे, सोच में उंगली देकर जी। आरिफ भाई को इंगेज करते हैं। आरिफ भाई, आपके यहाँ खानों का क्या सिलसिला होता है? क्योंकि बलूचिस्तान में 2-3 डिशेस जो है वो बहुत ज़्यादा, वो तो ईद कुर्बान की जो है वो एक अहम हिस्सा समझा जाता है, जैसे आपने बताया कि कड़ी कबाब वगैरह। तो इस बार ईद में आप लोगों ने कुछ खाने वगैरह बनाए हैं? अगर नहीं भी बनाए तो पिछले ईदों पे आपकी क्या सूरत हाल रहती है खाने के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खाने बनाए हैं, कबाब भी बनाए हैं, जो अपनी तरफ से कर सकते थे किया है। कोशिश की है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको घर में ना रखें, उसको जितना हो सका हमने बांटने की कोशिश की, क्योंकि बहुत अच्छी बात है और यही मैसेज जाना चाहिए। कोरोना की वजह से जो है हम समझते थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि शायद हमारे पड़ोसी भी ऐसे थे जो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से तो ना बोल सके, शायद उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाया होगा। और इस बार हमें बहुत बड़ी तादाद में ये नज़र आया कि लोगों ने कुर्बानी नहीं की, तो हमने कोशिश की कि हम पहले से ज़्यादा निस्बत में कुर्बानी करें
اور لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکے ہم لوگ گوشت لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے. شاید کئی ایسے گھر ہیں جو یہ عید والے دن ہی ان کو گوشت نصیب ہوتی ہے. جی تو بالکل, الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور یہ اس میسج کو جانا بھی چاہیے تاکہ اچھا میسج دیا. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس عید پہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو روزگار ہے, میرا خیال ہے اتنی دنیا کو مل رہا ہے. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت مطلب کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عید قربان ہے, تو آپ دیکھیں چارے والے سے لے کے چھریاں تیز کرنے والے تک کو روزگار ملتا ہے. روزگار بھی, اور اس عید کی جو سب سے اور پھر گوشت جو ہے وافر مقدار میں, تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ بانٹیں, آپ جتنا. میڈم اس میں بیسیکلی پیغام یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے, آپ نے قربانی دینی ہے, آپ نے انسانیت کے لیے قربانی دینی ہے. سب سے بڑی بات جو فصلی کسائی اس میں آ جاتے ہیں, بیچ میں کوئی سرکاری ملازم ہے لیکن ان کا بھی روزگار ہے, وہ بات کر رہے ہیں, اتفاقاً ان سے بکرا ذبح کروانے لگے. ہم تو انہوں نے بکرا شروع کیا, میں نے کہا تکبیر بھی آندھی, کہنا بکرے کو گلے پہ چھری رکھ کے پڑھ رہا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے. یہ کیڑی تکبیر؟ تیسرا دن ملتی لائے. اچھا راجہ صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے میں نے سمیلہ صاحبہ سے پوچھا کہ یہ تو ہمارے عام معمول میں گھروں میں خواتین کا یہ کام ہوتا ہے, تو اسے ایز اے پروفیشن کیسے اڈاپٹ کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ بائی برتھ جو ہے وہ آپ کو فن میں اور یہ کامیڈی وغیرہ کا شوق تھا, یا یہ کوئی تجربے کی بنیاد پر آپ اس پروفیشن میں ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ ویسے بائی برتھ ہوتا ہے, آرٹسٹ جو ہے نا وہ آرٹسٹ ہی پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, جب میں چھوٹا تھا تو بچپن سے ہی شرارتیں, شغل میلہ, اس طرح سے. پھر میرے پہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ میں نے 5 سپارے قرآن مجید کے شروع میں حفظ کیے. جب وہ حفظ کیے تو میں نے باقاعدہ بڑے اچھے قراء سے میں نے تلاوت سیکھی. اب وہ تلاوت جب میں کرتا تھا, باقاعدہ تلاوت جو ہوتی ہے وہ میں کرتا تھا بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ, بہت اچھے طریقے سے. تو جب میں تلاوت کے لیے مجھے اسکول میں, کالج میں اسٹیج پہ بلاتے تھے, بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بڑے انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسز میں میں نے جا کے تلاوت کی. وہ جو تلاوت والا میرا شروع سے تھا نا, وہ اسٹیج پہ آنے کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ میرا پکا ہو گیا اس سے. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اچھا بڑی خواری کاٹی ہم نے. 15-20 سال تو ہمیں پیسے بھی نہیں ملتے تھے. مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ گئے ہیں ڈرامہ کیا ہے, دوسرے شہر میں بھی گئے ہیں, پیسے بھی نہیں ملے. کئی دفعہ پیدل کتنا چل کے گئے ہیں, پیسے نہیں ملے, آنکھوں سے آنسو آئے. کئی دفعہ یہ ہوا کہ یہ رول ملا جی, پی ٹی وی اس وقت ہوتا تھا, ایک چینل تھا, بڑے نام تھے کہ باقیوں کو تو بڑا کام کیا پی ٹی وی سے, بہت کام کیا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی اچھا رول ملا اور بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ رول میں کروں گا, میں ہٹ ہو جاؤں گا. اور پتہ چلا کہ عین وقت پہ جا کے وہ رول کسی اور کو دے دیا گیا. تو یہ بڑا بندہ ڈسہارٹ ہوتا ہے, بڑا دل دکھتا ہے. لیکن پھر اللہ پاک نے ایسی بھی عزت دی اور پیسے بھی دیے اس فیلڈ میں کہ ایک شو میں اتنے پیسے بچے. پھر گھر والوں کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا. پھر میرے بڑے بھائی تھے, وہ باہر تھے امریکہ میں شروع سے, تو وہ سختی کرتے تھے کہ تم پڑھو یا کوئی. جب انہوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا نا, تو پھر انہوں نے جناب مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر شادی بیاہ میں کہیں پہ گھر میں کسی رشتہ دار کی شادی ہے گاؤں میں, وہ سارے بلا لیتے تھے. اللہ کا شکر ہے, میں اگر تو بہت زیادہ فین تھے آپ کی, ہر جگہ فین ہوں. تو میں وہ آپ نے اس بات پہ, کیونکہ وقت کم ہے, اس بات کو ہی لے کے چلتا ہوں جو امین عباس صاحب کو بہت شوق ہے. آپ صاحب لڑکیاں مجھ پہ بڑی مرتی ہیں. وہ کیوں؟ یقین کرے, پرسوں 4 لڑکیاں کھڑی تھی, میں وہاں سے گزرا کرتی, ہائے میں مر گئی, میں بھی بندہ تو نہیں, ویسے تو ڈوری مون لگ دی. اچھا نا, غلطی سے سر 10 روپے والا سکہ کھا گئے. وہ کیسے سکہ کھا گئے تو پریشان پھر رہے. میں نے کہا کہ یار امین بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتا یار ایک جگہ پہ پیمنٹ پھنس گئی ہے, دعا کرو نکل آئے. ایک ہاتھ سے دعا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا یار ایک ہاتھ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتا یار بندہ تھوڑی مانگ لے, ستھری مانگ لے. موٹر وے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے دونوں ہاتھوں سے. میں کہا موٹر وے پہ کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ کہتا ادھر سے جلدی پہنچتی ہے. رش کم ہوتا ہے نا. چلے اس پہ ذرا عارف بھائی آپ سے بھی یہی سوال پوچھ لیتا ہوں جو میں نے رج صاحب سے پوچھا. آپ تو جس علاقے سے ہیں وہاں پہ تو ایگریکلچر جو ہے وہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ لکھ کے کوئی سرکاری نوکری کرتے ہیں. تو پالیٹکس اور اس ایج میں کوئی خاص کوئی شوق تھا یا فیملی کا کوئی پریشر تھا, کیا بنیاد بنی کہ آپ آ کے آپ نے پالیٹکس جوائن کی؟ نہیں, میری الحمدللہ میرے فیملی میں سارے جو ہے وہ سرکاری ملازم ہیں جی, اور ان میں سے میرے ماموں تھے پرانے پیپلز پارٹی کے, پھر میرے بھائی تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے.
تو ہم جب 2009-10 میں دیکھتے تھے کہ یار ہمیں سوچ سمجھ آئی، اپنی بلوچستان کی محرومیاں دیکھیں، تو ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے. تو جو نواب اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے اندر کئی طرح کی نوجوانوں میں مایوسیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں. تو ہم نے کہا یہ کس وجہ سے اور اس کا حل کیا ہے. تو ہمیں تقریباً ہم نے یہی وہاں پہ اندازہ لگایا کہ ہمارے جو عوام، ہم عوامی نمائندے منتخب ہو کے آتے تھے، وہ یہاں آ کے وہی وفاق کی غلامیاں کرنے لگ جاتے تھے. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہیں یار، ہمیں اپنے آپ کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو سمجھایا کہ یہ ریاست ہماری ماں ہے، ہم اس کے بچے ہیں سارے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق بلوچستان سے، اور ہم پاکستان سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں. تو ہمیں اس وطن کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ پاکستان کے لیے ایک حب الوطنی کا جذبہ تھا کہ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم نظر آیا، وہ سیاسی پلیٹ فارم تھا. تو وہاں پہ ہمیں کسی لیڈر کا انتخاب کرنا تھا. تو ہمارے لیے صرف عمران خان ہی نظر آیا، جس نے پاکستان میں ایک نئی امید کی کرن جگائی، تبدیلی کا نعرہ لگایا، ریاست مدینہ کا خواب دکھایا. تو کوشش کی کہ ہم لوگوں کو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس شخص میں نظر آئیں. تو ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسے آج جس مشکل حالات میں ڈالا ہوا ہے، اور وہاں سے بھی وہ انشاءاللہ نکل آئے گا. اللہ ہمیں عمران خان کی نیت کا صلہ ضرور دے گا. آج نہیں تو کل یہ پاکستان بدلے گا، اور ہم خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کا ایک رتی برابر کردار بھی ہوگا. تو ہمیں سکون ملے گا. ہم اس پاکستان کو بدلنے کے لیے اتنی دور 1100 کلومیٹر دور یہاں پہ آتے ہیں، اپنی نمائندگی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی، کہ ہم بھی وہ پاکستان کا حصہ ہیں جہاں پہ لوگ آج بھی پانی بجلی تک سے محروم ہیں. آج بھی وہاں پہ وہ پانی پیتے ہیں جو گدے. وہ بہت بہتر ہے اور پاکستان ترقی کی طرف جو ہے. میں تھوڑا سا مینشن کروں گا، مجھے ابھی نا کچھ دن پہلے، یہ کووڈ سے پہلے، میں پورے پاکستان میں ہم نے شوز کیے پرائم منسٹر کے، کامیاب جوان پاکستان، اسٹارٹ اپ پاکستان، اس کے یونیورسٹی میں ہمارا شو تھا. میں یہ قسمیہ بات کہتا ہوں کہ بلوچستان سے مجھے بڑا پیار اور لگاؤ ہو گیا اس دن سے، جس دن ہم رات کو وہاں پہنچے. ہمارا ہوٹل میں کمرہ تھا وہاں پہ. ہم نے ایک ہوٹل پہ گئے ناشتہ کرنے. اس کو ہم نے بتایا کہ یار ہم اسلام آباد سے آئے ہیں، تو ہمیں یہاں کا، میں پہلی دفعہ گیا تھا، میرے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے. ہم نے ناشتہ کیا. آپ یقین کریں کہ اس نے ہم سے ناشتے کے پیسے نہیں لیے بندے نے. تبھی تو بلوچستان سے پیار ہو گیا. نہیں ماشاء فری کھانا اللہ. سیریس بات کر رہا ہوں یار، سیریس بات کر رہا ہوں. بہت مہمان بڑا مزہ آیا. اچھا پھر ایک چیز مجھے جو خاص نظر آئی نا، وہاں کے کھانے میں ٹیسٹ پڑا ہے. مطلب اگر آپ نے انڈا فرائی بھی کروایا ہے نا، تو وہ بھی اس میں بھی پتہ نہیں وہاں کا کوئی نمک یا مسالہ ایسا ہے یا کیا چیز ہے، ٹیسٹ پڑا ہے کھانے میں. تو وہ اس سے میں بڑا امپریس ہوا ہوں. ویسے تو چلے میں اتنا زیادہ رہا نہیں، مجھے اتنا انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، اللہ آپ کو لے کے آئے. صحیح بات. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹ ਆਪਨੇ ਇਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਲਿਆ ਆਪਕੋ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ دو گے. یہ ان کا شہر ہے. ہمارے کک جو ہے نا، وہ زیادہ تر صرف نمک استعمال کرتے ہیں. پشتون اور بلوچوں کے جتنی بھی روایتی ڈشز ہیں وہ سارے آپ کو وہی ملیں گے جن میں مسالے نہیں ہوتے. بالکل ایسے. یا اس سوال میں بالکل میں اختتامی الفاظ سمیرہ عارف صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ عید ختم ہو رہی ہے. پاکستانیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ عید میں اتنا کھانا کھاتے ہیں اور اتنا گوشت کھاتے ہیں. اب آپ نیکسٹ کیا ان کو پروپوز کریں گی کہ کیا کھانا چاہیے؟ سبزیوں کی طرف آ جانا چاہیے یا وہ؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ وہ اللہ میاں بھی کہتا ہے نا قرآن پاک میں، حد سے تجاوز نہیں کرنا کسی بھی چیز میں، کوئی کچھ بھی ہو. تو ابھی تو جو کھا چکے ہیں وہ تو کھا چکے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے. تو یہی ہے کہ نیکسٹ جو ویک ہے وہ لیمن جوس پئیں اور منٹ جو ہے وہ اس میں ڈال کے اس کا استعمال کریں. ویجیٹیبلس کھائیں، بڑی اچھی اچھی گرمیوں کی جو ویجیٹیبلس آئی ہوئی ہیں، بڑے اچھے فروٹس آئے ہوئے ہیں، مارکیٹس بھری ہوئی ہیں. تو بس جوسز پئیں اور خوش رہیں. خوش رہے. اور بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں عید سے پہلے، عید کے دنوں میں تو ہر گھر میں گوشت ہوتا ہے نا، تو عید سے پہلے میرے دوست ساتھ اور میں ان کے گھر چلا گیا. سامنے میں ہی میں ان کے گھر گیا تو محبت آپ سے زیادہ ہے. تو ایک پاؤ قیمہ اٹھایا ہوا، تو مجھے کہتا ہے راجہ صاحب اس میں کیا ڈالیں گے؟ اللہ دا نہ ہی کلو قیمہ اور پالا یار. ایک پاؤ قیمے نال قیمہ. ٹھیک ہے جی، اختتام کی طرف جاتے ہیں. اب امین عباس صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام مہمانوں کو بہت شکریہ. سمیرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. عارف بھائی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے
JNN की जो खसूसी ट्रांसमिशन है उसके लिए वक्त नहीं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं खसूसी तौर पे कि हमने तो कोरोना की वजह से घरों में ईद गुजारा, आपने कम से कम हमें यहाँ पे बड़े बिल्कुल हमें पूरे 120 का ख्याल रखते हुए एक बात सर हम सारे JNN यौम आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है और हम सब की तरफ से जो शादीशुदा हैं उनको शादी मुबारक और जो गैर शादीशुदा हैं उनको आज़ादी मुबारक। ठीक है, इसी पे इख्तिताम करते हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अमीन भाई आपको भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया, परफॉर्मेंस पे JNN चैनल का जी बहुत शुक्रिया। आपकी परफॉर्मेंस पे ही इख्तिताम करते हैं। जी सर जी ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਦਿਲ